नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद लेक्चर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आगे अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 10 सितंबर का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर आपको हम देते हैं, और एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 10 सितंबर का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में हिमालय दिवस कब मनाया गया। हाल ही में हिमालय दिवस कब मनाया गया, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया है। कब? 9 सितंबर को अभी हाल ही में हिमालय दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 सितंबर। बात करें तो हर साल 9 सितंबर को दुनिया हिमालय दिवस मनाती है, जिसे हिमालय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 9 सितंबर को हिमालय दिवस की आधिकारिक मान्यता 2014 में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा इस उत्सव के शुरुआत के बाद से ही की गई है। तो 2014 से जो है हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं सितंबर के कुछ दिवस है जिनको रिवाइज कर लेते हैं। विश्व पत्र लेखन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को। गगनचुंबी इमारत दिवस 3 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी 8 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की बात करें तो राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा यहाँ की रुपया है। मालदीव की राजधानी माले और यहाँ की मुद्रा रुपया। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। बात करें तो हालिया अध्ययन में भारत दुनिया का शीर्ष प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है, जो सालाना 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक उत्सर्जित करता है। यह वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा है। भारत के बाद नाइजीरिया और इंडोनेशिया क्रमशः 3.5 मीट्रिक टन और 3.4 मीट्रिक टन के साथ प्लास्टिक उत्सर्जन के दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इससे पहले बात करें तो चीन जो है सबसे ज़्यादा जो है प्लास्टिक प्रदूषक के रूप में जाना जाता था, कि जहाँ पर वैश्विक प्रदूषक जो है चीन में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो अब चौथे स्थान पर आ गया और भारत जो है 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक उत्सर्जन के साथ जो है पहले स्थान पर आ चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 9 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा 9 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में के राम मोहन नायडू के द्वारा 9 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, के राम मोहन नायडू। बात करें तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 9 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है। उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI के 8 अन्य हवाई अड्डों के लिए इस सुविधा को वर्चुअल माध्यम से शुरू किया है। ये हवाई अड्डे कौन कौन से हैं जिनका अभी हाल ही जहां पर डिजी यात्रा शुरू की गई है? एक कोयम्बटूर है, डबोलिम, इंदौर, बागडोगरा, रांची, पटना, रायपुर और भुवनेश्वर हवाई अड्डा। ये टोटल जो है 9 है जहां पर अभी हाल ही में डिजी यात्रा शुरू की गई है। डिजी यात्रा हवाई अड्डे पर भीड़ भाड़ के दौरान विभिन्न दस्तावेजों, बोर्डिंग पास, पहचान पत्र और लगेज टैग आदि के प्रबंधन में मुश्किल कार्य को सरल बनाती है। 1 दिसंबर 2022 को 3 हवाई अड्डों जिसमें नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु पर पहली बार डिजी यात्रा सुविधा की शुरुआत की गई थी। डिजी यात्रा जो है सक्षम हवाई अड्डों की कुल संख्या कितनी हो गई? जो 9 है जहां पर अभी हाल ही में डिजी यात्रा की शुरुआत की गई, इनको लेकर टोटल 24 जो है ऐसे हवाई अड्डे हो गए जहां पर डिजी यात्रा की शुरुआत की जा चुकी है। डिजी यात्रा सरकार की एक परिवर्तनकारी डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य चेहरे की पहचान पर आधारित प्रौद्योगिकी पर आधारित
हवाई अड्डे पर सुगम संपर्क रहित और कागज रहित बोर्डिंग के साथ यात्री अनुभव को समृद्ध करना है। यह यात्रियों को उनकी पहचान और यात्रा विवरण को सत्यापित करने के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग करके कागज रहित और संपर्क रहित प्रक्रिया के माध्यम से हवाई अड्डों पर विभिन्न जांच चौकियों से गुजरने, मतलब जो आपको हवाई अड्डे में जो बहुत सारी जांच होती है, उसके बाद आपको बोर्डिंग के टाइम पे आपको बहुत सारी जांच होती है, तो इसको जो है डिजी यात्रा के तहत आपकी जो फेस स्क्रीनिंग की जाएगी और ये जो कागजी दस्तावेज होते हैं तो उनसे आपको मुक्ति मिलेगी और इससे टाइम की भी काफ़ी बचत होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आयोजित हुए पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत की रैंक क्या है। जो अभी हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन हुआ है उसमें पदक तालिका में भारत की रैंक कौन सी है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की रैंक 18वीं है पेरिस पैरालंपिक 2024 में, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो भारत ने पैरालंपिक इतिहास में अपना सबसे सफल प्रदर्शन पेरिस 2024 खेलों में किया, जिसमें उसने कुल 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण पदक है, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक। फ्रांस की राजधानी में 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित पेरिस 2024 पैरालंपिक में रिकॉर्ड 84 पैरा एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने मतलब टोटल 12 जो खेल हैं उनमें प्रतिस्पर्धा की थी। भारतीय पैरा एथलीटों ने पेरिस 2024 में 3 नए खेलों में भी भाग लिया था, जिसमें एक है पैरा साइकिलिंग, दूसरा है पैरा रोइंग और तीसरा है ब्लाइंड जूडो, जिसमें पहली बार जो है पार्टिसिपेट किया था इंडिया ने। आप देख लेते हैं पहले स्थान पे क्या है ना, पहले स्थान पे चीन है जिसने टोटल कितने 94 जो है मेडल अपने नाम किए हैं। कितने 94 मेडल जो हैं, गोल्ड है और 76 हैं सिल्वर और 50 हैं कांस्य, टोटल 220 पदक के साथ जो है पहले स्थान पे कौन है, चीन जो है पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे है 124 टोटल मेडल के साथ ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे है संयुक्त राज्य अमेरिका 105 मेडल के साथ। चौथे स्थान पे कौन है, नीदरलैंड है 56 मेडल के साथ। और भारत की रैंक कौन सी, 18वीं रैंक है, टोटल 29 मेडल जिसमें 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर और 13 ब्रांज मेडल शामिल हैं। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है। किस राज्य सरकार के द्वारा आधार कार्ड बनवाने के लिए जो एनआरसी रसीद है उसकी संख्या को अनिवार्य कर दिया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। असम सरकार के द्वारा अभी हाल ही में जो एनआरसी रसीद संख्या है उसको आधार कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। असम की बात करें तो राजधानी क्या है, दिसपुर। स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950। यहाँ के जो गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और यहाँ के सीएम हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। बात करें तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने हाल ही में एनआरसी आवेदन रसीद नंबर को अनिवार्य कर दिया है, जिसके बिना आधार कार्ड बनाना अब राज्य में आसान नहीं होगा। असम सरकार ने यह फैसला एक बड़ी वजह से लिया है। यह नियम 1 अक्टूबर से लागू कर दिए जाएंगे असम में। इस फैसले को राज्य में घुसपैठ को रोकने के लिए काफ़ी ज़रूरी बताया गया है। इससे लेकर कहा है सरकार आधार कार्ड जारी करने में काफ़ी सख्त होगी और आसानी से जो है अब किसी को आधार कार्ड नहीं मिल पाएंगे। उसके लिए आपको जो एनआरसी की रसीद संख्या है वो देना पड़ेगी, तब आपका जो है आधार कार्ड बन पाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेंगू को महामारी घोषित किया है। किस राज्य सरकार के द्वारा डेंगू को महामारी घोषित किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्नाटक सरकार के द्वारा भी हाल ही में डेंगू को महामारी घोषित किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्नाटक की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है, बेंगलुरु। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। यहाँ के जो गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत और यहाँ के सीएम है सिद्धारमैया, यहाँ के सीएम का नाम है। कर्नाटक में डेंगू के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। तेजी से बढ़ते मामलों के चलते सिद्धारमैया सरकार ने डेंगू को महामारी रोग घोषित कर दिया है। जो लोग मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए उपाय करने में विफल रहते हैं उन पर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया है। सरकार ने कर्नाटक महामारी रोग विनियमन 2020 में संशोधन भी पेश किया है, जिसमें लोगों को वेक्टर जनित रोग के प्रसार को रोकने में अधिक जिम्मेदार होने का आदेश दिया गया है। संशोधन में 3 श्रेणियां घरेलू, वाणिज्यिक और सक्रिय निर्माण क्षेत्रों में दंड का प्रावधान किया गया है।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के लिए सरकार ने जुर्माना 400 रुपये और 200 रुपये किया है। वाणिज्यिक कामों के लिए शहरी क्षेत्रों में जुर्माना 1000 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा अगर आप मच्छरों के प्रजनन को रोकने उनके रोकने के उपाय में करने में आप विफल हो जाते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। मच्छरों के प्रजनन के लिए जगह उपलब्ध कराने वाले सक्रिय निर्माण क्षेत्रों के मालिकों पर शहरी इलाकों में 2000 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में आदेश दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए हैं तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमेरिका की बात करें तो राजधानी यहाँ की वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा है यूरो। यूक्रेन की राजधानी कीव और यहाँ की मुद्रा रिबनिया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और मुद्रा है यूरो, यहाँ की मुद्रा का नाम है। यूरोपीय संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबंधित प्रणालियों के लिए दुनिया की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। एआई कन्वेंशन, जिस पर कई वर्षों से काम चल रहा था और जिसे 57 देशों के बीच विचार विमर्श के बाद मई में अपनाया गया था, जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ एआई से उत्पन्न होने वाले खतरों पर भी ध्यान देता है। एआई कन्वेंशन का मुख्य रूप से एआई प्रणालियों से प्रभावित लोगों के मानवाधिकारों के संरक्षण पर केंद्रित है और यह यूरोपीय संघ के एआई अधिनियम से अलग है जो पिछले महीने लागू हुआ था। मतलब जो ये एआई कन्वेंशन है ये उससे जो एआई से प्रभावित लोग हैं तो उनके संरक्षण के लिए ये केंद्रित है मुख्य रूप से। तो इस पर अभी हाल में ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसके द्वारा भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विजन नेक्स्ट को लॉन्च किया गया? किसके द्वारा भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विजन नेक्स्ट को लॉन्च किया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में जो हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं उनके द्वारा भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विजन नेक्स्ट को लॉन्च किया गया है तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी निफ्ट के विजियो नेक्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव, एक द्विभाषी वेब पोर्टल और भारत विशिष्ट फैशन ट्रेड बुक परिधि 24x25 का शुभारंभ किया है। निफ्ट विजियो नेक्स्ट भारत की पहली पहल है और फैशन ट्रेंड की जानकारी और पूर्वानुमान उत्पन्न करने के लिए एआई और ईआई को जोड़ती है। इसका मिशन भौगोलिक विशिष्ट रुझानों की पहचान करना, उनका मानचित्रण करना और उनका विश्लेषण करना है। बात करें तो बुनकर निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, घरेलू व्यवसाय, घरेलू डिजाइनर जो हैं और फैशन ब्रांडों का समर्थन करने के लिए यह रिपोर्ट विजन नेक्स्ट पोर्टल के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी में भी उपलब्ध होगी। तो अभी हाल ही में गिरिराज मंत्री जो हमारे केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? नुआखाई उत्सव कहाँ पर मनाया गया? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया गया तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उड़ीसा की बात करें तो राजधानी क्या है यहाँ की? भुवनेश्वर। स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936। यहाँ के जो गवर्नर हैं रघुबर दास और यहाँ के सीएम हैं मोहन चरण मांझी, यहाँ के सीएम का नाम है। नुआखाई महोत्सव की बात करें तो यह एक कृषि उत्सव है जिसे नुआखाई पर्व या नुआखाई भेंट घाट भी कहा जाता है। नुआखाई दो शब्दों नुआ प्लस खाई से मिलकर बना है जो नए चावल खाने के महत्व को दर्शाता है। यहाँ नुआ का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ होता है भोजन। तो ये उड़ीसा में मुख्य रूप से मनाया जाता है और एक कृषि उत्सव है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार शून्यकाल की परंपरा शुरू की है? पहली बार किस राज्य सरकार ने शून्यकाल की परंपरा शुरू की है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में पहली बार विधानसभा में पहली बार शून्यकाल की परंपरा की शुरुआत की गई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो राजधानी यहाँ की शिमला है। स्थापना दिवस है 25 जनवरी 1971। यहाँ के जो गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल और यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू।
पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने अपनी विधायी कार्यवाही में शून्यकाल की शुरुआत की है। बात करें तो संसदीय लोकतंत्र में शून्यकाल की प्रथा भारतीय संसद की एक देन है। मतलब बात करें तो संसदीय लोकतंत्र जो शून्यकाल है वो भारत की ही एक देन है। इसे 60 के दशक के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल किया गया था और इस प्रथा को धीरे धीरे भारत में अन्य राज्य विधानसभाओं द्वारा अपनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रश्नकाल के समाप्त होने के बाद शून्यकाल दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा और आधे घंटे तक ये चलेगा। शून्यकाल का तात्पर्य प्रश्नकाल की समाप्ति और सदन के नियमित सूचीबद्ध कार्य की शुरुआत के बीच का एक समय होता है। लोकसभा में बात करें तो लोकसभा में प्रश्नकाल सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे का होता है और राज्यसभा में प्रश्नकाल दोपहर 12 बजे से 1 बजे का होता है और इसके तुरंत बाद जो है शून्यकाल शुरू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है। किस बैंक के द्वारा स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना की शुरुआत की गई है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना की शुरुआत की गई, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 3 करोड़ रुपए से कम जमा के लिए अपनी सावधि जमा दरों में संशोधन किया है। इस अपडेट के हिस्से के रूप में बैंक ने स्टार धन वृद्धि नामक एक नई विशेष एफडी योजना की शुरुआत की है जो उच्च ब्याज दरों की पेशकश करती है। संशोधित दरें 1 सितंबर से लागू हो गई हैं। बैंक ऑफ इंडिया अब 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अवधि वाली एफडी पर 3% से लेकर 7.25% तक की ब्याज दरें दे रहा है। ये दरें 3 करोड़ रुपए से कम की जमा राशि पर लागू होती हैं और आम जनता के लिए भी ये उपलब्ध है। ये स्टार धन वृद्धि योजना उन ग्राहकों के लिए बनाई गई है जो 333 दिन की एफडी चुनते हैं। इस योजना के तहत बैंक अधिनियम 7.25% ब्याज दर प्रदान करता है जो आम नागरिक हैं उनके लिए। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं यानी 60 साल से 80 साल के बीच में तो आपको जो ब्याज दर है वो 7.75% की मिलेगी और जबकि अगर आप सुपर सीनियर यानी 80 प्लस आपकी एज है तो बैंक आपको 7.90 जो % है उसकी ब्याज दर देगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने यूएस ओपन 2024 का खिताब जीता है। किसने यूएस ओपन 2024 का खिताब जीता है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जैनिक सिनर ने अभी हाल ही में यूएस ओपन 2024 का खिताब जीता है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इटली के यानिक सिनर ने अब यूएस ओपन 2024 के पुरुष सिंगल का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में अमेरिका के जो टेलर फ्रिट्ज हैं उनको सीधे सेटों में हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। यह उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम है। पहली बार किसी इटली के खिलाड़ी ने यूएस ओपन पुरुष सिंगल का खिताब जीता है। मतलब पहली बार इटली के किसी खिलाड़ी ने जो यूएस ओपन मेन सिंगल का खिताब है अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी शुरू की गई है। किसके द्वारा दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी जो है वो पेश की गई है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में स्टार हेल्थ के द्वारा दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी की शुरुआत की गई है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो निजी क्षेत्र की खुदरा स्वास्थ्य बीमा कंपनी स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने ब्रेल लिपि में अपनी पहली बीमा पॉलिसी स्पेशल केयर गोल्ड लॉन्च की है जो 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए तैयार की गई है। भारत में लगभग 34 मिलियन लोग दृष्टिबाधित हैं और यह समाज के वंचित हाशिए पर पड़े वर्ग को स्वास्थ्य बीमा एजेंट बनाने के लिए प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। मतलब जो विकलांग लोग हैं उनको ये प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करेगी। स्पेशल केयर गोल्ड पॉलिसी दस्तावेज का ब्रेल संस्करण नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड के सहयोग से तैयार किया गया है। यह पॉलिसी 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए विशेष कवरेज प्रदान करती है जिसमें शारीरिक या संज्ञानात्मक विकलांगता वाले लोग भी शामिल हैं। इसमें आवश्यक चिकित्सा उपचार और सहायता सेवाएं भी शामिल की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई है। भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ पर हुई है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में सऊदी अरब की जो राजधानी रियाद है वहाँ पर भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित हुई है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
सऊदी अरब की बात करें तो राजधानी रियाद और यहाँ की मुद्रा रियाल है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस और यहाँ की मुद्रा मॉरिशियाई रुपया। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर और यहाँ की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। यूएई की राजधानी अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा है दिरहम, यहाँ की मुद्रा का नाम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पहुंचे हुए हैं, जहां पर इसका आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सूरत को अभी हाल ही में ये अवार्ड प्रदान किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, तो सर्वेक्षण जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली NCAP शहरों को 3 श्रेणियों के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है। श्रेणी 1 में कौन है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं उसमें कौन कौन से हैं, सूरत, जबलपुर और आगरा है। श्रेणी 2 जो है उसमें जनसंख्या 3 लाख से 10 लाख के बीच में, उसमें फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी ये 3 शहर हैं, उनको पुरस्कृत किया गया है। और श्रेणी 3 में 3 लाख से कम जनसंख्या वाले जो शहर हैं जिसमें रायबरेली, नलगोंडा और नालागढ़ हैं, जिनको अभी हाल ही में पुरस्कृत किया गया है। इस तरह जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस शहर की लैब मित्र नामक पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन बी शिमला, या ऑप्शन सी भोपाल, या ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे, उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। डेली सेशन चलाते हैं, उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जाने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।